राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पैसे का खेल, एक बूढ़ी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज रीता को अपनी बूढ़ी बीमार माँ की चिंता रह रह कर सता रही थी, इसलिए रीता का घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा था। परंतु माँ का हाल चाल जानने के लिए सुबह से ही ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। फ़ोन की बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रीता के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रीता के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में उन्हें ऐसी गंभीर चोटें लगीं जिसे उनका बूढ़ा शरीर झेल नहीं पाया और वो स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह जाने के गम में रीता की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। अब तो आलम यह था कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद रीता की माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने ही बीते थे कि रीता के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया, लेकिन रीता नहीं चाहती थी उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं भी जाए। लेकिन रीता के भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ वे लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अब रीता यह सब सोच ही रही थी, उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई सौरभ का फ़ोन था। रीता ने जल्दी से फ़ोन लपका और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। सब ठीक तो है ना? उधर से आवाज़ आई, हाँ रीता, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, क्या बताऊँ, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है रीता। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। रीता बोली, अच्छा भैया, माँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती रहती है। अगर वो बात भी ना कर पाएँ तो आप वीडियो कॉल करके माँ का चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। तभी सौरभ बोला, अरे रीता, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से ही बात करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है रीता, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, सौरभ कहने लगा, अपनी बेटी से रीता से फ़ोन पर बात कर लो। तभी उधर से आवाज़ आई, हेलो रीता, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रीता बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर वह बोली, हम सब ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था आपसे बात नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हो ना माँ? तो रीता की माँ बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रीता बोली, ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। कहते हुए रीता ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय रीता का पति रघु वापस से घर लौट कर आया और रीता को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। लगता है कि आज माँ से बात हो ही गई। तब रीता बोली, अरे आप आ गए? तो रघु बोला, हाँ
मैं आज आ गया तो वह कहती है रीता कि मैं बहुत खुश हूँ। आप तो जानती ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से भी पुकारा है। मुझे तो जी बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतना कहकर रीता रसोई घर में जाकर अपने पति रघु के लिए चाय बनाने लगी। फिर रघु ने कहा, अच्छा रीता, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर रीता बोली, अरे नहीं रघु, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से अच्छा है हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और ज़रूरतमंद लोगों से उनकी आवश्यकता का सामान उनमें बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। कहते हुए रीता चाय प्याली में डालकर ले आई और रीता का आइडिया रघु को भी अच्छा लगा। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है रीता। फिर रीता ने कहा, देखो जी, क्यों ना इस बार हम वृंदावन चलें और कन्हैया जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। रघु मुस्कुराता हुआ बोला, जो हुक्म मेरे आका। रघु ने सिर हिलाते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा तो रीता खिलखिलाकर हंस पड़ी और वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रीता बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए खाने का सामान ले आएंगे। तो रघु बोला, खाने का सामान ही क्यों रीता, इतनी सर्दी है तो गरीबों में बांटने के लिए कंबल भी खरीद लाएंगे। सालगिरह वाले दिन रीता और रघु अपने बच्चों के साथ सुबह 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रीता ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रीता को उन पर तरस आ रहा था। रीता उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे तो रघु बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बैठाकर रीता ने खाना बांटना शुरू किया तो रघु अपने बच्चों के साथ सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते हुए लोग जल्दी जल्दी खाने लगे। जैसे ही रीता खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी, मुझे खाना भले ही मत दो, लेकिन एक और कंबल दे दो, रात को बहुत ठंड लगती है। फिर तो रीता पीछे मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं अभी कंबल लेकर आती हूँ। रीता ने देखा कि वह बूढ़ी औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। कंबल लाने के लिए जैसे ही रीता जाने लगी, तभी अचानक उसकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जैसी जमीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी रघु रीता के पास आया और बोला, क्या हुआ रीता, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन रीता तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर रघु ने उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वह भी इस हालत में। लेकिन वह बूढ़ी औरत अवाक रहकर केवल रीता को देखती जा रही थी। ये सब देखकर एक बूढ़े व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे, वे वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं। तभी रीता फपकते हुए बोली, हाँ, यह मेरी माँ देवकी शर्मा है।
तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 1 महीना पहले की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं हैं। यह कहाँ रहती है, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तब रीता बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा काका, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर रघु ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ जी से तुम्हारी बात भी हुई थी। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रीता ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही हैं। फिर रघु बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है रीता, जो यह कुछ बताएंगी कि आखिर बात क्या है। चलो रीता, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए रघु ने रीता की माँ को उठाने में मदद की और वे लोग कार में बैठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रीता ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए, फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रीता और रघु अभी भी उलझन में थे। इसी उलझन को सुलझाने के लिए रीता ने अपने भाई सौरभ को फ़ोन लगाया। रीता बोली, हेलो भैया, कैसे हो आप, कहीं बिजी तो नहीं? तभी रीता का भाई बोला, अरे नहीं नहीं रीता, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी ने बड़े चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। रीता बोली, अच्छा भैया, एक बार माँ से तो बात करवाना। वह क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। सारा मामला जानने के लिए रीता ने कहा तो सौरभ बोला, ठीक है रीता, अभी माँ से बात करवाता हूँ। और फ़ोन पर आवाज़ देता हुआ बोला, लीजिए माँ, रीता का फ़ोन है। दूसरी ओर से रीता के माँ के जैसी बिल्कुल सेम आवाज़ में एक औरत बोली, जो बिल्कुल माँ की आवाज़ थी। रीता बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। वो आवाज़ सुनकर तो रीता का सिर चकराने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रीता के भाई ने फ़ोन लेते हुए कहा, वह क्या है ना रीता, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती है, मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके रीता हैरान रह गई कि आखिर उसने जो फ़ोन पर आवाज़ सुनी वह किसकी थी। अब तो वह और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। फ़ोन स्पीकर पर था। रघु ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी, पर वह बोला, रीता, क्या तुम्हें पक्का यकीन है यह तुम्हारी माँ है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ समझकर घर नहीं ले आए? तो रीता बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हो जी, बेटी हूँ मैं इनकी, क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी, उसका निशान अब भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहकर रीता ने अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया, निशान वहीं मौजूद था। अब तो रीता को पक्का यकीन हो गया कि यही उसकी माँ है। लेकिन रीता अपने पति से बोली, रघु, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे, जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वे लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद भी नहीं। तो रघु बोला, रीता शांत हो जाओ तुम, सबसे पहले हम माँ का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रीता अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी
को कौन माँ भूलती है। अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना माँ, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रीता फूट फूट कर रोने लगी। फिर रीता की माँ ने कहा, बेटी मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो बेटी। ऐसा कहते हुए रीता की माँ ने रीता के आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का प्रेम पाकर रीता के दिल को एक सुकून मिला, लेकिन उसके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, यह सोच सोचकर रीता अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अगले दिन रीता अपने पति रघु के साथ माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर रीता थोड़ी मायूस हो गई। वे लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर रीता ने सबको खाना खिलाकर अपनी माँ को दवाई दी। जब देवकी जी सो गईं, तो रीता ने रघु से कहा, देखो जी, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमसे झूठ बोलते आए हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा, तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। और तो और माँ से बात करते हुए जो अपनापन मुझे पहले महसूस हुआ करता था, वह अपनापन उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा मुझे टालने की कोशिश करती थी। और मुझे लगा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण माँ मुझसे बात नहीं कर पाती हैं। कहते कहते रीता का गला रुंध गया। तो रघु बोला, रीता, लेकिन यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, कोई कड़ा कदम उठाने का है। रीता बोली, हाँ रघु, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे, और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है, तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आएं। फिर रघु बोला, देखो रागनी, जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ को पूरे 80 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही उसका पैसा अकाउंट में आ पाएगा। तभी रीता, ध्यान रखना एक बात का, उन्हें किसी बात का शक नहीं हो, और उनसे यह भी कह देना कि एक बार माँ से पूछें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 80 लाख रुपए मिलने थे, और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान देखो रीता, तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। तब रीता बोली, प्लान तो आपका अच्छा है जी, तो ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रीता कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ उसी बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रीता ने फिर से अपने भाई सौरभ को फ़ोन लगाया। सौरभ के फ़ोन उठाते ही रीता बोली, भैया जरा माँ से बात करवाना, तो बहुत ही ज़रूरी काम है। यह सुनकर सौरभ बोला, रीता तुम बस 2 मिनट लेट हो गई हो, अभी अभी माँ बाहर निकली है। वो क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह
ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए तुम्हारी भाभी उन्हें पार्क लेकर गई है। लेकिन रीता, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है वो मुझे बता दो। जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूँगा। तो रीता ने अपने भाई से वही बात बोली जो रघु ने रीता को बताई थी और सौरभ को बताने के लिए। इतना सुनते ही रीता के भाई सौरभ की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी। वह फिर बोला, रीता, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है। इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा? तो रीता ने कहा, लेकिन भैया, जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही होने चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर रीता ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन सौरभ को फ़ोन किया तो रीता बोली, भैया, क्या आपने माँ से पॉलिसी के बारे में बात की? क्या उन्होंने मेरे घर का पता दिया था? तो सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ रीता, मैंने माँ से पूछा था। उन्होंने बताया है माँ ने कि यह पॉलिसी पिताजी ने करवाई थी ताकि वो अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके। अपने भाई को झूठ पर झूठ बोलते देख रीता तो हैरान रह गई और फिर बोली, ठीक है भैया, मैंने पता करवाया है, आपके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना जरूरी नहीं है। फिर सौरभ बोला, ठीक है तो रीता, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ और जल्द से जल्द इंडिया पहुँचने की कोशिश करूँगा। रीता बोली, लेकिन भैया, आप अकेले क्यों? साथ में भाभी को भी ले आना। रीता ने कहा तो सौरभ बोला, हाँ रीता, वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए। वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर रीता सोचने लगी, कैसे एक के बाद एक झूठ भैया इतनी सफाई से बोलते जा रहे हैं। लेकिन रीता ने भी ठान लिया कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, कहने लगी। ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव देवकी जी के चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रीता समझ नहीं पा रही थी आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय रीता अपनी माँ को घर के पास के एक पार्क में ले जाती। वहीं एक बेंच पर बैठकर रीता अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रीता ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रीता अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई। गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी जी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। तो रीता बोली, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? रीता ने कहा तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? तो रीता बोली, बस आंटी जी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब रीता बोली, क्या बताऊँ आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई है। तो राधा जी बोली, अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी बेटी। मैंने उसे बहुत बार कहा था
एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो। लेकिन वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। तुम्हें मालूम है बेटी, जब तुम्हारे पिता जीवित थे तो अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आया करती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब देवकी जी की यह हालत हो गई, तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बेचारी बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर तुम्हारी माँ को खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है बिटिया, तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज़ रुआंसी सी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते रीता के दुख का ठिकाना नहीं रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने रीता के आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा, तो रीता खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी जी, मैं माँ को उनके घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ है बिटिया? यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी रीता ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया आंटी जी, और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो राधा जी बोली, अरे बिटिया, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। तुझे क्या लगता है बिटिया, तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज़ रुआंसी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते रीता के दुख का ठिकाना नहीं था और वह फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने रीता के आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा, तो रीता खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी जी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटी, अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ है? यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी रीता ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया आंटी जी, और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं आंटी जी? तो राधा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो देवकी जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने रीता से पूछा, तो रीता ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि उसे उसकी माँ किस हालत में मिली, उसके बाद क्या क्या हुआ। सौरभ की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गईं। फिर रीता बोली, अपनी माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से जरूर लूँगी आंटी जी। फिर राधा जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक के बताना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली देवकी, और बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से रीता अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रीता का भाई सौरभ भी अपनी पत्नी के साथ इंडिया पहुंच गया। उनके रीता के घर पहुंचने से पहले ही रीता ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुँचे तो रीता और रघु ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सौरभ बोला, रीता, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो रघु ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई परेशानी है क्या? फिर रीता ने कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो सौरभ बोला, अरे नहीं नहीं रीता, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है।
अब जितने अच्छे तरीके से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, मेड तो नहीं करेगी ना। हम अपने लिए परेशान नहीं है मेरी बहन, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर सौरभ की पत्नी पारुल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो माँ जी की इतनी चिंता है कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान खुद रखते हैं, इसलिए उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय रीता बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि माँ वहाँ ठीक ठाक है या नहीं। उसी समय सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं रीता, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में माँ से बात करवा दूँगा। फिर रीता बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी ये चिंता तो मैं ही दूर कर देती हूँ, तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही सौरभ और उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे हैरानी से कभी रीता की ओर देखते, कभी एक दूसरे की ओर। उसी समय रघु देवकी जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सौरभ और पारुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पसीने छूटने लगे तो रीता बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए, और क्यों ना आते, पैसों के लालच में तो आपने माँ और पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी भैया, है ना? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे भैया, रीता ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो सौरभ कांपते हुए बोला, क्या कहा रीता तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है? लेकिन माँ ये सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? सौरभ ने पूछा। तो रीता ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है तुम मानते हो यह हमारी माँ है? तो फिर अब इस बात का भी खुलासा कर दो भैया कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? क्या तुम्हें अपनी माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था भैया? इतना सुनते ही सौरभ की नज़रें नीचे झुक गईं। फिर रीता ने कड़कते स्वर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बातें करवाते आए थे वह औरत कौन थी, जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ के जैसी थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन भैया, अगर आपने सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। फिर सौरभ ने कहा, रीता, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने उस मकान को बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रीता बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिसे तुमने लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन यह भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती
और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भैया कहते हुए। और यह भी बताओ भैया कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बातें कर रहा था। तो सौरभ बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रीता बोली, मुझे माफ़ कर देना सौरभ, अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सौरभ और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए वे दोनों जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगे उसी समय पारुल का पाँव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोटें आई थीं जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। दर्द के कारण वो चिल्लाने लगी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रीता ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रीता ने पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पारुल की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है वो, यही है मेरे पति की कातिल। रीता, इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। इसी औरत ने तबाह किया है मेरा हंसता खेलता परिवार। कहते कहते देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रीता जो स्तब्ध रह गई। कहने लगी, माँ यह आप क्या कह रही हैं? क्या पापा को भाभी ने मारा था? तो रीता की माँ बोली, हाँ बेटी, तू नहीं जानती, तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे एक बार सब कुछ उसके नाम पर कर दिया तो ये लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रीता और रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर अपना स्वार्थ साधने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? फिर देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज यह औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। तभी सौरभ अपनी माँ के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माँ। उसी समय देवकी जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। पुलिस ने भी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी पारुल को भी हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया था। फिर रीता अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ आपको सब कुछ याद आ गया? तो देवकी जी बोली, हाँ बेटा, पारुल को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब इसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ सारी पिछली बातें भी मुझे याद आ गईं। तो रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को। रीता की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बोले, अरे माँ, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रीता अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।